नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 को। और चतुर्थ पाठ को आज हम पढ़ेंगे इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में चतुर्थ पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यानी कि हास्य जो है मतलब यानी कि कवि सम्मेलन है बच्चों का, और वो भी हास्य कवि सम्मेलन है। तो इसमें क्या है कि विविध वेशभूषा धारणी जो है वो 4 बालक हैं। विविध वेशभूषा धारणा चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। क्या है कि विविध वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बालक जो है वो मंच पर बैठे हुए हैं, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। और नीचे जो है कुछ श्रोता जो हास्य कविताओं को सुन रहे हैं, कविताओं को सुनने के लिए जो उत्सुक हैं वो उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। इसमें दिखा हुआ है कि अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। तो आइए, जब सबसे पहले क्या है कि पाठ को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ देखने का मतलब ये होता है कि पाठ सरल हो जाए। तो आइए करते हैं शब्दार्थ पहले। अधः यानी कि नीचे, कोलाहलम यानी कि शोर, काव्य हंताराह यानी कि काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाह यानी कि समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराह यानी कि अग्रणी श्रेष्ठ, एहि यानी कि आए आइए, करतल ध्वनिनाह तालियों से, अर्षकेभ्यः नीरस जनों को, अस्वकीयम अपने, मादृशाह मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्त्यन फेरता हुआ, धैर्यताम धारण करें, परान्नम यानी दूसरे अन्न को, परा अन्नम इसका हो जाएगा संधि विच्छेद, पौष्टिका पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, प्रति अर्पणम की संधि हो जाएगी इसकी, अवशिष्टम यानी कि बचा हुआ शेष, उत्प्रेरिता प्रेरित होकर, स्त्रावयति ही सुनाता है, भोज्य लोलूपम खाने का लोभी। तो बच्चों ये है इसके शब्दार्थ। अब हम करते हैं पाठ को प्रारंभ। आपने पता लगा कि 4 जो है वो कवि बालक हैं और वो अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करके जो है मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं और हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। तो आइए करते हैं पाठ को शुरुआत। संचालका है यानी कि जो संचालक जो एंकरिंग करता है मंच पर उसे संचालक कहते हैं। अलम कोलाहल यानी कि कोलाहल बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य यानी कि आज, परम यानी कि निश्चय ही, हर्षस्य यानी कि हर्ष का यानी कि खुशी का, अवसरः यानी कि अवसर है, निश्चय ही आज खुशी का अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने, यत यानी कि जो, अस्मिन् यानी कि इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंताराः यानी कि काव्य का नाश करने वाले, काल यापकाश्य यानी कि समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य यानी कि भारत के, हास्य कवि धुरंधराः यानी कि हास्य कवि जो है धुरंधर कवि आए हुए, प्रसिद्ध कवि आए हुए हैं, समागता यानी कि आए हुए हैं, संति यानी कि है, समागता यानी कि आए हुए, संति यानी कि है, यानी कि समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर कवि जो है वो आए हुए हैं, श्रेष्ठ कवि कह सकते हैं इनको। ये ही करतल ध्वनिना, यही यानी कि आओ, करतल ध्वनिना यानी कि तालियों के द्वारा, वयम यानी कि हम सब, इतेशम यानी कि इनका, स्वागतम यानी कि स्वागत, कुर्मा यानी कि करें, यानी कि आइए हम इनका स्वागत करते हैं तालियों के द्वारा, ऐसा संचालक ने कहा। अब आगे देखते हैं। गजाधराः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। अब गजाधर जो है वो पहला कवि है, वो क्या कहता है, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथम यानी कि पहले, तावत यानी कि तब तक, अहम यानी कि मैं, आधुनिकम यानी कि आज के, आधुनिक यानी कि आधुनिक, वैद्यम यानी कि वैद्य को, स्वकीयम यानी कि अपना, अपनी, काव्यम यानी कि कविता सुनाता हूँ, श्रावयामि यानी कि सुनाता हूँ। यानी कि वो कहता है कि सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। तब तक मैं पहले
तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्यों को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। अब वो उस कविता पढ़ना प्रारंभ करता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राण वैद्य प्राण धरानी च। कहता है कि वैद्यराज यानी कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यानी तुम्हें नमस्कार है, और यमराज सहोदरम यानी कि जो यमराज हैं जो प्राणों को हरते हैं उनके आप सहोदर भाई हो, सगे भाई हो। यमस्तु हरति प्राण, यम तो जो है वो प्राणों को हरते हैं। वैद्य प्राण धरानी च, और जो है वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हरते हैं, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्राण और धन दोनों को हरते हैं, ऐसा कवि कह रहा है। आप जो है कारण सर्वे उच्चे हसंती, इतना सुनकर के जो है जितने भी दर्शक बैठे हुए थे सारे जोर से हंसने लगे। कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्तः। कालांतक में जो है वो कहता है, जो वैद्य है कालांतक जो है वो कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा, यानी कि वैद्य तो सब जगह है परंतु जनसंख्या को नियंत्रण करने के समान कोई कुशल नहीं। ये वैद्य तो हर जगह है, वैद्यास्तु यानी वैद्य तो सर्वत्र यानी कि सब जगह, परंतु सब जगह है परंतु किंतु ना यानी कि नहीं, ते यानी कि वे, मादृशा कुशला जनसंख्या निवारण, यानी कि मेरे समान कोई कुशल नहीं है। किसमें कुशल नहीं? जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य इसी प्रकार है, ऐसा आप लोग सुनो, यानी मेरी भी कविता आप लोग सुनो। तो वो क्या कहता है, कालांतक जो कवि होता है वो क्या कहता है, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय मागता नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम, कस्येदम हस्तलाघवम, यानी कि अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। वैद्य यानी कि वैद्य, चिता प्रज्वलिताम दृष्ट्वा विस्मय आगता, क्योंकि जलती हुई चिता को जो है वैद्य देख करके, जलती हुई चिता को देख करके वैद्य जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। ना अहम गता, नहीं तो मैं गया, ना मैं भ्राता गता है, ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया। इदम कस्य हस्तलाघवम अस्ति, ये किसके हाथों की कला है, यानी कि ये किसके हाथों चला गया, ऐसा बताते हैं किसके हाथों की कला है। ना तो मैं गया यहाँ पर, ना मेरा भाई गया। ये जलती चिता को देख करके वैद्य होता है उसकी थिंकिंग बता रहे हैं यहाँ पर ये, तो इसका देख करके सब जो है पुनः दोबारा से हंसने लग जाते हैं। सर्वे पुनः हसंती, यानी कि सब जोर से दोबारा से हंसते हैं। लेकिन ये कहता है कि ना तो जैसे चिता जल रही थी किसी की, कोई मर गया होगा तो उसको देख करके कहते हैं कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया, तो यहाँ पर कौन ये कार्य कर गया, लेकिन किसके हाथों जो है इसकी मौत हो गई, ये किसके हाथों की कला है, ऐसा कवि कहता है। फिर आगे जो है आगे कहते हैं सर्वे पुनः हसंती, यानी कि सब जो है दोबारा से हंसते हैं। तुंदला, अब एक तुंदला कवि, तुंदला जो एक कवि है वो क्या कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, यानी कि तो तुंदस से कहते हैं बच्चों पेट के लिए, तोंद जो होती है जो निकल, जिसको ज़्यादा पेट निकल जाता है, ज़्यादा मोटे होते हैं, उसको तोंद कहते हैं पेट के लिए। तो तोंदस्य ऊपर यानी कि तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तन यानी कि हाथ फेरते हुए। तुंदलो अहम भो, यानी कि मोटू पेटू हूँ मैं, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धरताम च, मोटा हूँ मैं, मेरी भी इस इदम यानी कि इस काव्यम यानी कि कविता को, श्रूयताम यानी कि सुनो, जीवने धरताम च, और जीवन में धारण करो। अब क्या है इसकी कविता देख लेते हैं। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयास्क्रु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। अब ये कहता है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, दुर्बुद्धि यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला, ये कहा जाता है कि दुर्बुद्धि यानी कि हे मूर्ख। दुर्बुद्धि यहाँ पर बच्चों मूर्ख के लिए यूज हुआ है, ऐसे दुर्बुद्धि का अर्थ होता है वो दुष्ट बुद्धि वाला होता है, मूर्ख भी कह सकते हैं हम। हे मूर्ख, दुर्बुद्धि यानी कि हे मूर्ख, परान्नम यानी कि पराया अन्न प्राप्त करके, शरीर पर दया माम करो, या शरीर पर दया मत करो, यानी कि कहा जाता है कि दूसरे के अन्न को प्राप्त करके हे मूर्ख, माम यानी कि नहीं, शरीर यानी कि शरीर पर, दया यानी कि दया, करो यानी कि करो, यानी कि आपको पराया अन्न मिल जाए तो दूसरे शरीर पर आप दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः, परान्नम कहते हैं दूसरे के अन्न को,
दुर्लभम यानी कि दुर्लभ है, यानी कि उसको पाना दुर्लभ है, पराये अन्न को पाना दुर्लभ है। कहाँ दुर्लभ है? लोक में, यानी संसार में। शरीर आनी पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो बार बार मिल जाएगा आपको, लेकिन पराया अन्न आपको बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा वो तोंदू पेटू कहता है। वो कवि जो होता है कहता है। अब इस इतनी बात सुनकर जो सभा बैठी होती है, सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी जो है पुनः जोर से हंसते हैं। चार्वाकः, एक चार्वाक कवि होता है, वो क्या कहता है? आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वदा सर्वथा उचित में। आम यानी कि कहते हैं हाँ हाँ हाँ, शरीर से यानी कि शरीर का, पोषण यानी कि पोषण, सर्वथा यानी कि हमेशा, उचित में यानी कि उचित ही है, यानी कि सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तो तदा ऋणम कृत्वापि, यदि आपका धन नहीं है तो क्या करो? ऋणम कृत्वापि, यानी कि कर्ज लेकर के भी, पौष्टिका है यानी कि पौष्टिक, पदार्थ है यानी कि पदार्थों को, ये भोक्तव्यम यानी कि खाओ, तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा यानी कि फिर भी, कथयति यानी कि कहता है, चार्वाक कवि यानी कि कवि। सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। चार्वाक, हा हा, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है, यदि धन नहीं है तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए, इस प्रकार चार्वाक कवि कहते हैं। लेकिन जो कवि चार्वाक है वो ये कहता है कि निश्चय ही, हाँ हाँ, यदि आपका शरीर जो है पोषण, शरीर के लिए पोषण बहुत ही आवश्यक है, यानी कि पौष्टिक पदार्थों को खाना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपका धन नहीं है तो आप क्या करो? दूसरे से कर्जा लेकर के पौष्टिक पदार्थों को खाओ। और तथा कथयति चार्वाक कवि, ऐसा कवि कहता है। फिर क्या कहता है वो? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि यावत जीवेत यानी कि जब तक जियो, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा यानी कि कर्जा लेकर के, घृतम पिबेत यानी कि घी को पियो, घी को पीना चाहिए। श्रोतारा त्रहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, अब क्या है? श्रोता, जो श्रोता होते हैं वो कहते हैं त्रहि यानी कि तो, ऋणस्य यानी कि कर्जे को, प्रत्यर्पणम यानी कि लौटाया, कथम यानी कि कैसे, कि कर्जे को कैसे लौटाया जाए। चार्वाक कहते हैं श्रोता मम अवशिष्टम काव्य। फिर क्या कहते हैं? चार्वाक कहते हैं, जो चार्वाक कवि होता है वो कहता है श्रोता यानी कि सुनो, मम यानी कि मेरे, अवशिष्टम काव्य यानी कि बची हुई कविता को सुनो, मेरी बची हुई कविता को सुनो। क्या कविता है? घृतम प्रत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपेत जना, ऋणम घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपर्येत जना। अब क्या कहता है ये कि घृतम पीत्वा यानी घी पी करके, श्रमम कृत्वा यानी कि मेहनत करके, ऋणम प्रत्यपर्येत यानी कि ऋण को, यानी कि घी पे करके, श्रम करके यानी मेहनत करके लोगों के ऋण को उतारते हैं, ये वो कहना चाह रहा है। नहीं, पौष्टिक अन्न खाएं आप, अगर आपके पास पैसा नहीं तो पौष्टिक अन्न शरीर के लिए खाना चाहिए, और अगर पैसा नहीं है तो दूसरे से कर्जा ले लो। फिर क्या करो? आप जो है मेहनत करो, घी पियो, मेहनत करो, मेहनत करके जो है उसके ऋणों को उतार दो, ऐसा कवि कहता है। अब आगे है काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एक बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्राव्यति बालका, श्रूयतां भो ममापि काव्यम। सुनो सुनो निश्चय ही, सुनो सुनो मेरे काव्य को, मेरे भी काव्य को सुनो। अब जो है एक आशु कवि होता है, एक बालक, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एक बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्राव्यति। अब कविता पाठ के बाद में, कविता पाठ के सुनने से प्रेरित होकर, यानी कविता पाठ जब सुन लिया उसने तो उत्प्रेरिता यानी कि प्रेरित होकर के, एका यानी कि एक, बालकोऽपि यानी कि बालकः अपि यानी कि एक बालक भी, आशु कविता में रचयति यानी कि आशु कविता का मतलब होता है कि एक आशु कविता होती जो बिना किसी के, उसको तुरंत ही लिख लेता है, उसको आशु कहते हैं, आशु कविता कहते हैं। जो बैठे बैठे तुरंत विचार आ जाए तुरंत लिख ले, उसे आशु कविता कहते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि जैसे कोई देख करके कुछ विचार उसके अंदर आ जाए और वो सुनाने लग जाए तो उसको भी आशु कविता कहते हैं। तो हासपूर्वकम च श्राव्यति यानी हासपूर्वक उसको सुनाता है। और क्या कहता है? श्रूयताम भो यानी सुनो सुनो मेरी भी कविता को। क्या है? गजाधरम कवि चैवम तुंदलम भुजलोलुपम कलांतकम च वैद्यम चार्वकम च नमाम्यम। वो कहता है कि गजाधरम कविम चैव तुंदलम यानी कि अहम यानी कि मैं, अहम यानी कि मैं, गजाधरम यानी कि गजाधर कवि को, तुंदलम च यानी कि और पेटू कवि को,
च एवं भोज्य लोलुपम, और खाने के लोभी कवि को, कलांतकम च, और यमराज को, वैद्य को, चार्वकम च नमामि, और मैं इनको प्रणाम करता हूँ। यानी वो कहता है गजाधर कवि को, और गजाधरम कविम चैव तुंदलम, यानी कि गजाधर कवि को भी और पेटू कवि को भी, और भोज लोलुप खाने वाले जो भोज लोलुप हैं यानी कि खाने के जो लोभी हैं उन कवि को भी, और यमराज को भी, और वैद्य को और चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा सती, और काव्य सुना करके बालक हा 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 ऐसा हंसता है। अन्य चापी हसंती, और भी लोग हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब घर चले जाते हैं। अब बच्चों इसके हम करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्न कुछ दिए हुए हैं, इनका उच्चारण करना है। ऊपरी यानी कि ऊपर, अधः यानी कि नीचे, उच्च ही यानी कि जोर से, नीचे यानी कि नीचे, वही यानी कि बाहर, अलम यानी कि बंद करो या रुको, कदापि यानी कि कभी भी, अंतः यानी कि अंत, पुनः यानी कि दोबारा, और कुत्र यानी कि कहाँ, कदा यानी कि कहाँ, कुत्र यानी कि कहाँ, कदा यानी कि कब, एकदा यानी कि एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। मंजूषाते हमें जो है अव्यपदों को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है, और ये मंजूषा दी हुई है, इससे हमें कुछ वाक्य सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। कैसे करेंगे? वृक्षस्य खालिस्तान खगा वसंती, तो वृक्ष के ऊपर जो है वो खग रहते हैं, ऊपर यानी कि ऊपर, यहाँ पर ऊपर ही हमने ये वाला यहाँ पर ले आए तो इसका वाक्य बन जाएगा। फिर है विवादेन, तो इसका हो जाएगा अलम विवादेन, यानी कि विवाद बंद करो। फिर है वर्षा काले गृहात वही माँ गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारा उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर जो है वो, मंच के नीचे, सॉरी अधः का मतलब होता है नीचे, श्रोतारा यानी कि जो श्रोतागण हैं वो उपविष्टा बैठे हुए हैं। मम विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, मेरे विद्यालय, मम छात्रः यानी कि छात्र, विद्यालय से यानी कि विद्यालय के, अंतः यानी कि अंदर, प्रविशन्ति यानी कि जाते हैं। बच्चों यहाँ पर जो अंतः है ये वाला, इसका अर्थ होगा अंदर। तो अब आगे देखते हैं, अशुद्धम पदम चिन्होते, यानी कि अशुद्ध पद को चिन्हना है। गमंती, यक्षंती, प्रक्षंती, धावंती, तो यहाँ पर क्या है? गमंती होगा। गमंती अशुद्ध है, इसकी जगह गच्छन्ती होता है। गम धातु जो है वो गच्छ में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए गमंती ना होकर के यहाँ पर गच्छन्ती होता, तो वो शुद्ध होता। फिर है रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, तो यहाँ जो है गजेण, गजेन होता है, तो यहाँ गजेण नहीं होगा, तो यह अशुद्ध है। फिर है लतया मातया रमया निशय, तो यहाँ जो है मातया जो है वो, मातया जो अशुद्ध है, तो मतया होना चाहिए यहाँ पर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। लते रमे माते प्रिय, तो यहाँ माते जो है वह अशुद्ध है, क्योंकि उसके बाद है लिखती गजती फलती सेवती, तो यहाँ पर सेवती जो है वो सेवते होता है, तो यहाँ पर ये गलत है, उसको यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषाते हमें जो है समानार्थक यानी कि जिसके समान अर्थों को चुन करके लिखना है। प्राप्य, प्राप्त करके लबद्धो यानी कि उसका भी अर्थ प्राप्त करके होता है। कुशलः यानी कि कुशल, तो इसमें दक्षा हो जाएगा। हर्षस्य यानी कि खुशी है वो, तो प्रसन्नता यानी कि प्रसन्नता भी इसका हो जाएगा। फिर है देहस्य यानी कि शरीरस्य, वैद्यम यानी कि चिकित्सकम, तो ये इसके अर्थ हो जाएंगे, यानी कि इसके समान अर्थ हो जाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में हमें लिखने हैं। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति, मंच पे कितने बाल कवि उपविष्ट, कितने बैठे हुए थे बाल कवि? तो 4 थे, चत्वारा हो जाएगा। के कोलाहल कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे थे? श्रोता, यानी कि श्रोतागण जो थे कोलाहल कर रहे थे। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर ने किसको उद्देश्य करके कविता पढ़ी, प्रस्तुत की? तो आधुनिक वैद्यम यानी कि आधुनिक डॉक्टर जितने भी हमको देख करके उसने कविता पढ़ी थी। तुंदिलाः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, यानी कि जो है जो पेटू था, जिसकी तोंद थी, वो किसके ऊपर हाथ करके बता रहा था, फेर रहा था, तो तुंदस्य यानी कि अपने पेट के ऊपर, तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, यानी कि लोक में जो है पुनः पुनः कौन होता है? शरीर, यानी कि बार बार शरीर का आना जाना लगा रहता है। फिर है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके हमें घी पीना चाहिए? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत, मंजूषाते जो है हमें ये कुछ पद दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको
खालिस्तान में भरना है और कथा को पूरा करना है। तो अब आइए करते हैं प्रारंभ। पुरः एकस्य नृपस्य खालिस्तान, यहाँ प्रिय आ जाएगा, वानर आसीत, यानी कि पुरा यानी कि पहले, एकस्य यानी कि एक, नृपस्य यानी कि राजा का, प्रिय यानी कि प्रिय, वानर आसीत यानी वानर था। राजा का एक राजा, बहुत मतलब पहले एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः आसीत, तो यहाँ सत्ता आ जाएगा, एक बार एक राजा सोया हुआ था, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अजीवेत, बंदर ने, यहाँ व्यजनेन आ जाएगा, वानर ने पंखे के पंखा, वानर जो है पंखा उस पर फेर रहा था, यानी कि घुमा रहा था, हवा कर रहा था पंखे से उसकी। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकाएं उपविशत, तदैव यानी कि तभी, एका यानी कि एक, मक्षिका यानी कि मक्खी, नृपस्य यानी कि राजा की, नासिकायाम यानी कि नासिका पर, उपविशत यानी कि बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति, यद्यपि यानी कि फिर भी वानर जो है वो बार बार जो है पंखे से उसको हटा रहा था। तथापि सह पुनः पुनः नृपस्य नासिका यामेव उपविशति स्म, फिर भी जो है वो बार बार, फिर भी तथापि कहते हैं, फिर भी सा यानी कि वह, पुनः पुनः यानी कि बार बार, नृपस्य यानी कि राजा की, नासिका यानी कि नासिका पर, उपविशति इसमें यानी बार बार फिर भी बैठ जाती थी, बार बार उसको वो भगा रहा था। फिर है अंते सा मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, यानी कि अंते यानी कि बाद में, सह यानी कि वह, मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, बाद में क्या किया उसने, मक्षिका, ये जो मक्खी को मारने के लिए तलवार से उसने प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डी है दूरम, जो मक्खी थी वो दूर उड़ गई, किंतु खड़ग प्रहारण नृपस्य नासिका छिन्ना हुआ, और खड़ग प्रहारण मतलब यानी कि जो तलवार के प्रहार से राजा की जो नाक होती है वो कट गई। अतः एवोच्यते मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि मूर्खजनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसका विलोम शब्द क्या होगा। इनको हमें चुनना है, यानी कि सही स्थान के साथ सही को मिलान करना है। तो ये मिलान इस तरह मैंने कर दिया है। अधः ऊपर ही होगा इसका विलोम, अंतः यानी कि इसका बाहर होगा, इसका अंतः यानी कि बाहर, इसका भीतर हो जाएगा। दुर्बुद्धि यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला मूर्ख, तो इसका सुबुद्धि हो जाएगा। उच्च ही, तो इसका ऊंचा, तो इसका नीचा हो जाएगा। दुर्लभ यानी कि कठिन, सुलभ यानी कि सरल। तो बच्चों ये थे आज ये पाठ का अनुवाद था और पाठ के शब्दार्थ, और हमने आज किए हैं पाठ के प्रश्नोत्तर। ये इस पाठ का जो नाम है वो है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो चतुर्थ पाठ है ये। पाठ आपको कैसा लगा, और पाठ में दी हमसे कुछ आपको लग रहा है कि सर ने कुछ छोड़ दिया है, कुछ और भी अच्छा कर सकता था मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उस वीडियो को जरूर शेयर किया करें, और साथ ही जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें। लाइक करने का मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वीडियो की क्वालिटी बढ़ती है, उस बात का आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।